नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं उनमें से मुख्यतः यही है कि जम्मू कश्मीर के नतीजे और हरियाणा के नतीजे, जो हाल ही में हरियाणा में 15वीं विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, उनके परिणाम किस प्रकार आए और किस प्रकार जो जम्मू कश्मीर के आए। और अगर हरियाणा की जब हम बात करते हैं विशेषकर, तो हरियाणा के जो नतीजे आए हैं वो बिल्कुल अपेक्षा के विपरीत आए हैं। ठीक है जी, अप्रत्याशित आए हैं। बहुत से जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत से सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, इन लोगों ने ज़मीन पर जाकर यानी ग्राउंड जीरो पर जाकर बहुत मेहनत करी, सब कुछ आकलन किया, फिर क्या छूट गया, फिर क्या वजह रही कि जो परिणाम है वो विपरीत। तो इस पर अब जो जनाब महमूद पराचा जी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो अपनी दलील के साथ सामने आए हैं कि वो कह रहे हैं कि पूरा जो शंका है वो ये है कि जो गड़बड़ी हुई है ईवीएम में, तो उसके लिए वो उन्होंने आवाज़ उठाई है, वो अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह से कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि किस तरह से कुछ जगहों पर जो है वो ईवीएम जो है वो 99% तक वो चार्ज मिली है। वही जो आज हम जैसे मैं फ़ोन में हूँ तो कंज्यूम जितना मैं कर चुका हूँ वो तो होगा ही ना। तो अगर ये कंज्यूम करने के बाद 100% एकदम बिना चार्ज के किसी की पोजीशन में रहे और ये 100% हुए, तो कहीं ना कहीं एक शक पैदा होता है। खैर, ये अलग बात है। तो दूसरा जो हमारा है, उस दिन जिसने भी परिणाम के दिन टीवी देखा होगा, मैं तो देख रहा था न्यूज़ 24, तो उस पर जो एक अजीबोगरीब जो चीज़ हुई तो वो ये थी कि उस वक्त चलते चलते यानी 4 या 5 राउंड अभी बीते होंगे, 70-72 की लीड कभी ऊपर नीचे हो रही थी कांग्रेस की, और जो इसके विपरीत मुख्यतः बीजेपी बहुत डाउन थी। और थोड़ी देर में वहाँ के जो बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं, उनका नाम है जनाब जफर इस्लाम। वो आते हैं, अमन गुप्ता उस वक्त एंकरिंग कर रहे थे और साथ में और भी जो पैनलिस्ट बैठे थे वो बैठे थे, और सभी इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि भी किस तरह के परिणाम एक्चुअली उस वक्त ऐसे दिख रहा था कि जो लोगों ने भविष्यवाणी की है, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, या आप कह सकते हैं ओपिनियन पोल था या एग्जिट पोल के जो भी थे, वो लगभग उससे मैच कर रहे थे। लेकिन जफर साहब जब आए वहां पर तो उन्होंने कहा कि आप ये क्या चला रहे हो, परिणाम तो दूसरे आएंगे। अभी अब देखिए कि किस तरह से आप 70 या 72 दिखा रहे हो, या किस तरह से 34-35 है। तो उसके कुछ समय के बाद ही वो पट्टी जो है वो स्थिर हो जाती है, यानी वो कहते हैं कि आप चुनाव आयोग के पट्टी को दिखाइए या उस तरह से मैच करो। तो जैसा भी उनको संकेत मिले, जो निर्देश मिले, उसके बाद वो 49 और 36 की पट्टी जो है वो स्थिर सी हो जाती है। जब तक मैं देखता रहा 2.5 साढ़े 3 घंटे तक, और हो सकता है संभवतः अंत तक भी कोई रहा, तो ये वो पट्टी स्थिर रह जाती है। ये हमने पहली बार। चलिए, ये तो विषय था। तो दर्शकों, ये तो ठीक है कि जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ बीजेपी ने शिकस्त खाई और हरियाणा में विजय हासिल की। ये तो रहा एक मैटर। अब जो यहाँ पर हम इसको क्लोज करते हैं, ये हमारा पहला बिंदु था। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से जो भारत की जो राजनीति है वो 6 चरणों से गुजरी है। तो दर्शकों, जो हम आपसे बात साझा कर रहे हैं, ये हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे, हम भी अध्ययन करके ही। तो ये 6 चरण जो भारतीय राजनीति के हैं, इसका अध्ययन हमने किया है पीपल एंड पॉलिटिक्स। ये जो है एडिटेड बाय यानी संपादित है आरसी दत्त साहब के द्वारा। वो आज तो दुनिया में नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैं आगे जिक्र करूंगा किसी एपिसोड में। तो उनके द्वारा संपादित पुस्तक है पीपल एंड पॉलिटिक्स। उसके नीचे जो है वो आप वैसे तो लिखा है द इंडियन एक्सपीरियंस, तो उनका भारतीय जो एक अनुभव कह लीजिए, तो ये लिखा। लेकिन जो मुख्य शीर्षक है वो है पीपल एंड पॉलिटिक्स। एक किताब और है जिसका हम ले रहे, 2-3 किताबें हैं वैसे तो हम चर्चा जिसमें लेके आ रहे हैं। एक किताब और है, और उसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह से देश की जो हमारे पॉपुलेशन जो है ये किस तरह से बढ़ती आई है। R.H. कासिन साहब है। कासिन साहब इनके है, इनका सिर्फ एक ही शीर्षक है, इंडिया। और इंडिया टाइटल के तहत इन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति और आबादी और प्लस जो है उस पे 2-3 मुद्दों पे जो मुख्य हैं राजनीति पे, इन पे चर्चा की है। तो मुख्य टाइटल इंडिया है। तो R.H. कासिन इनके हम ले रहे हैं। और आचार्य चतुर्सेन ने एक बहुत किताबें लिखी हैं वैसे तो उन्होंने, तो एक उनका एक नावल है बड़ा मशहूर, बहुत ही प्रसिद्ध मशहूर है, वो है वयम रक्षामि। तो वहाँ से भी मैं कुछ जो ये ग्रंथ कह लीजिए, पुस्तक कह लीजिए, इनकी मदद से मैं आपसे जानकारी साझा करूँगा।
और कर रहा हूँ। तो आइए अब हम समझते हैं कि भारत की जो सामाजिक संरचना है वो किस प्रकार समय समय पर रही। आचार्य चतुर्सेन ने एक उपन्यास लिखा है वयम रक्षामः। आज का दौर वयम रक्षामः का है, वो बात एक अलग है, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो उपन्यास लिखा गया है वो वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं, ये करते। तो इस पर जो ऑथर आचार्य चतुर्सेन जी हैं उन्होंने कहा है कि उस दौर में नर, नाग, दैत्य, असुर, मानुष, आर्य और वार्तेय, ये वर्ग थे समाज के। वार्तेय शब्द मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जब मैंने शब्दकोश देखा हिंदी का तो वार्तेय वर्ण संकर को कहते, और साथ में एक और उसके साथ दिया था फ्रेज कि वो संस्कारहीन। तो जिनका जो यज्ञोपवीत का जो संस्कार था, उपनयन का संस्कार, उपनयन संस्कार नहीं होता था, उनके लिए संस्कारहीन उन्होंने शब्द प्रयोग किया है। ये आचार्य चतुर्सेन की बात नहीं कर रहा मैं, शब्दकोश के अंदर जो है उन्होंने वार्तेय के मतलब बताए हैं, ये कोई भी देख सकता है। इसमें संस्कारहीन वैसा नहीं है कुछ, सिर्फ वो क्योंकि 10 संस्कार हिंदुओं में बहुत मशहूर है तो उसमें से एक जो मुख्य है वो उपनयन का ही है, इसका यज्ञोपवीत का। तो वो लोग कई जो नहीं करते थे उनके लिए उन्होंने वार्तेय शब्द कहा गया। खैर चलिए, तो ये वर्ग समाज के उस वक्त भी थे और आज भी हैं, अलग अलग है। अब दैत्य, असुर वगैरह, अब अगर हम इनके जो गुण देखें, एक मनुष्य की जो इंस्टिंक्ट देखें, जो मानसिकता कह लें, छोड़ो बाकी सब आसान सा शब्द है मानसिकता। कईयों की क्रूर होती है, कई उदार होते हैं। तो जो क्रूर मानसिकता के वो कहाँ गिनोगे, किस कैटेगरी में गिनोगे, और जो उदार है उनको किधर गिनोगे। तो मोटे तौर पर ये समझ लेते हैं, ये वर्ग हमेशा रहा है। तो द्वंद्व जो है वो द्वंद्व हमेशा रहता है। तो ये तो रहा। अब भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। आंध्रालय कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी, आंध्रालय उस वक्त का जो नाम था। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका दोनों अलग अलग कोने हैं, और इसके साथ सुमात्रा, बाली और एक स्वर्ण द्वीप था कोई, और लंका थे। ये सारे के सारे भौगोलिक स्थिति जो कहीं ना कहीं जुड़े हुए, बहुत ज्यादा दूरी पर इनका आपस में जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी व्यवहार रहा होगा, ये भी रहा। तो ये तो भौगोलिक स्थिति और वहां के समाज मैंने आपको बताया। तो अब सामाजिक वर्ग तो आज भी है, आज जातियां आ गई। अब जब तक हम देश के लोग, जो हम भारत के लोग हैं, जैसे जो पहला हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रस्तावना है, तो उसका पहला वाक्य है हम भारत के लोग, और अंतिम में आता है आत्मसमर्पित करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आत्मसमर्पित किया क्या, खुद को हम इसको स्वीकार करते हैं, हम भारत के लोग। तो हम भारतीय तो बन ही नहीं रहे ना, हम जातियों में बटे हुए हैं, और जब तक जातियों में बटे रहे तो जो फायदा पहुंचना है वो राजनीतिक पार्टियों को पहुंचे, मोटे तौर पे इतना तो समझ, ठीक है जी। और वो किस तरह से समाज को खंडित रखेंगे, विखंडित रखेंगे, तो ये उन पर निर्भर करता है, और समझने वालों पर कितना निर्भर करता है वो भी समझ। खून सबका लाल है, सबकी वृत्तियां कह लो, और जिसे कहते हो सोच में लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये अहंकार, ये 6 वाइसेस मुख्य हैं। ये सब में, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म संप्रदाय के हो, सब में है ये लालच रहता है सब। तो इससे तो बच नहीं सकते मोटे तौर पे। लेकिन एक बात है जो हमारे को संगठित करती है, वो हम एक देश के हैं। जब बाहर जाते हो, जो लोग, हमारे पास तो नहीं, मुझे तो मौका नहीं मिला कहीं, लेकिन जो जाते हैं तो वहाँ तो कहते हैं हाँ यस आई एम एन इंडियन। इंडिया में हम आई एम एन इंडियन कहते थोड़ी दिक्कत आती है, तो समझिएगा, आगे थोड़ी सी बात करते हैं। दरअसल 77 से 80 तक का जो दौर अगर हम माने तो वो कोलिशनल पॉलिटिक्स का वो दौर था। कोलिशनल पॉलिटिक्स यानी गठबंधन की राजनीति का आप कह सकते। डिफेक्शन की अगर बात करें तो वो तो हरियाणा में ही हो चुका था 1967 में, जो कैप्टन वीरेंद्र सिंह रेवाड़ी के अहीर वाला, तो उधर से उनसे शुरू हुई थी। तो डिफेक्शन तो शुरू हो चुका था बहुत पीछे से। गठबंधन जो आप कह रहे हैं, अलायंस की बात अगर हम करें तो वो उसका इतिहास अगर हम देखेंगे तो वो 77 से 80 शुरुआत होती है। अब भी देख लो अलायंस का, और गठबंधन की राजनीति खत्म नहीं हुई। सबके अपने अपने स्वार्थ हैं पार्टियों के, ठीक है जी। मुख्य स्वार्थ एक ही है कि किस तरह से भारत की एक्सचेकर पर या राज्य के एक्सचेकर पर आके बैठना है, किस तरह से जनहित की घोषणाएं कितनी होती हैं, कितने वो जो नीतियां बनाई जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, और कितनी योजनाएं सफलता के साथ वो पूरी होती हैं, ये सब अलग विषय हैं। और इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए हमारा जो अपना जाति, मेरे प्रोग्राम का उद्देश्य है वो यही है कि वो लोग जो अपने आप को कहते हैं प्रेसगार बनते हैं कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, भाई साहब एक बात याद रख लेना कि बिना राजनीति के घर भी नहीं चलता, जीवन तो खैर क्या चलता। जिन्होंने हमारे जो पूज्य है, आराधनीय है, भगवान कृष्ण की बात कर लें या भगवान राम की बात कर लें, ये सब बिना राजनीति के इनका जीवन भी नहीं गुजरा। बिना राजनीति को समझने के लिए, और यानी मैं बहुत इधर उधर की बात तो नहीं करता, मोटी बात सिर्फ यही है कि अन्याय के विरुद्ध न्याय पाने के लिए ये भी लड़े। उस पर कृष्ण के दौर में धर्म अधर्म की बात आ जाती है, वो बात एक अलग है, लेकिन मुख्यतः ये है कि अन्याय के विरुद्ध जो न्याय की मांग होती है, या आप यूं कह लो कि शक्तिशाली के समक्ष जो है एक जो असहाय है, कमजोर है, वो किस तरह से अपने जीवन व्यतीत करता है, या वो अपने हक को मांगता है तो कैसे मांगता है, ये बिना राजनीतिक व्यवस्था को समझे या इसको जाने हम नहीं समझ सकते। नहीं तो फिर यही है कि आप इनके दया पात्र बन के ही, मतलब
ये जो देंगे आपको फ्रीबीज, नया एक फ्रेज आ चुका है आजकल, तो मुफ्त के राशन और ये मुफ्त की चीज़ें कब तक और कहाँ तक पाओगे। अपने स्वाभिमान को छोड़कर अगर जीना सीखना है तो फिर तो ठीक है। जैसे ये कहते हैं हम ये मुफ्त दे रहे हैं, किसी ने कोई अपनी जेब से नहीं देना, जनता का पैसा है। भारत के जो खजाने में पैसा जाता है वो टैक्स पेयर का जाता है, सरकार कहाँ से लाएगी, ये सवाल है। और अगर टैक्स पेयर का पैसा है तो कम से कम भाई राजनीति किसको वो आप किसको मतदान अपना करते हो, किसको वोट देते हो, ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन इतना तो सोचो कि देश जो है ये कहाँ ठहरता है, किसको कहेंगे आप, राष्ट्र किसको कहेंगे। समाज का डिवीजन अगर होता गया, जो गोरे करके गए उन्होंने तो बांट के अपना राज किया, अगर अब भी समाज बटा रहा तो फिर आप ये बताइए कि हमारी जो कंसोलिडेट, अगर हम कैसे होंगे, किस तरह से हम जो है देश को मजबूत बना सकते हैं। देश, हम तो विश्व गुरु के सपने देख रहे हैं, अभी करूंगा मैं इस पे बात भी। फिलहाल मैं जो आपको बता चुका हूं कि 6 चरण हैं जो भारतीय राजनीति के मुख्य हैं, और किस तरह से जो समाज को संगठित कैसे करना, और सामाजिक संरचना भी क्या थी उसको भी समझ। तो दर्शकों थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भारत की आबादी का जो ग्राफ है वो किस तरह से, पहली जो जनगणना हुई है वो 1771 में, फिर उसके बाद 1871, और 1871 ऑनवर्ड्स का जो डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ कि 1871 में जो भारत की आबादी थी वो 20,90,10,000 थी। अगर मिलियंस में हम कहते हैं तो 209.1 मिलियन, ठीक है। 1871 से और 1971 के बीच में, जब 1971 में हम पहुंचे हैं तो 547.8 मिलियन, जिसको हम कह सकते हैं कि 54,70,80,000 के करीब की, 54,70,80,000 के करीब की आबादी ये 1971 में। और परसेंटेज अगर वृद्धि का अगर हम देखते हैं तो ये आप देखोगे 1871 से और 1971 के बीच में 118% की वृद्धि हुई है। और जबकि इसके विपरीत अगर पीछे जाते हैं तो वो एक आंकड़ा अलग मिलता है हमें, वो है 1921 से 1971 तक का, उसमें जो वृद्धि हुई है वो हुई है 52%। ये आबादी का सीन है। और अगर हम 1971 से लेकर और अब 2024 में आ जाते हैं, और 1971 की आबादी मैंने आपको बताई है कि 547.8 मिलियन, 54,70,80,000, 54 करोड़ मोटा आंकड़ा मान लो आप, 54 करोड़। और 2054 में 1971 के 54 करोड़ और 2024 के 140-42 करोड़ जो भी है, तो ये आप देखो कि दुगने से भी ज्यादा अब हो गई। कहाँ 118% 100 साल में हो, और कहाँ ये गुजरे 43 साल में, आप कह लीजिए 43 साल 44 साल बैठेंगे और उसमें दुगने से भी ज्यादा। तो ये तो आबादी का सीन है, तो ये समस्याएं तो आएंगी। मैं फिर कह रहा हूँ एक बात, इसको आप अन्यथा मत लीजिए कि वो लोग कम से कम जो आंख मूंद के मतदान करते हैं वो अगर बंद कर दें, सोच समझ के दें, तो वो सबके हित में है। जिस भी पार्टी को चाहते हैं उनके भी हित में रहेगा, राष्ट्र हित में दे, समाज हित में भी रहेगा और उनके खुद हित में भी रहेगा। वरना जो हमारी आने वाली जनरेशंस हैं, पीढ़ियां हैं, वो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करेंगी, वजह कोई भी हो। एक कारण मुख्य रहेगा कि जो हमारी दूरदृष्टि का अभाव। अब भारत की राजनीति को अगर हम, इसके छोटा सा इतिहास है, 1947 में ये देश आज़ाद हुआ है, और उसके बाद 6 चरण ये किस तरह से आगे बढ़ते चले गए उसको देखना है, समझना है। क्योंकि 1947 और 1967 तक के 2 दशक अगर हम छोड़ देते हैं, उसके बाद 5 चरण और हैं। पहला चरण यही है 1947 से 67 का, और इसमें आप देखेंगे कि एक जो जिसे हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एक सहमति कह लीजिए, नेशनल कंसेंसस का ये दौर रहा। उसके आगे नेहरू के टाइम में भी अगर हम नेहरू जी की बात करते हैं तो उनका 1952 से 1964 तक नेहरू जी का उनका दौर रहा है, उसे नेहरूवियन ईरा ही कहते हैं। फिर उसके बाद 64 से 69 तक का ये दौर रहा है। इसमें आप कह सकते हो कि जो है जो एक कहते हैं संक्रमण सा एक काल था, जिसे आप कह सकते हैं। तो अब उसके बाद 1964 से 69 के बाद आता है 69 से 75 था। इसमें 75 का अगर इसमें देखेंगे तो आप इमरजेंसी लगी थी, ठीक है जी, इसे आप सत्तावादी दौर कह सकते हो, ठीक है जी, अथॉरिटेरियन। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 75 के बाद जो है 77 से 80 तक का, तो वो जनता दल का दौर था, आपने देखा। लेकिन ये सारे दौर 5-6 चरण जो भी हैं ये हैं। इसके बाद अगर हम 2024 तक आ जाते हैं तो किस तरह से ये पार्टी सिस्टम, पार्टियों में वृद्धि होती चली गई, जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है, उसके भी आंकड़े हम आपको बताएंगे कि पार्टियां भी बढ़ी हैं, ठीक है जी, और लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, और सत्ता पर आने वालों ने कोशिश की, लेकिन मुख्यतः जो है
अगर हम भारत की राजनीति का इतिहास देखेंगे तो मुख्यतः वर्चस्व में रहने वाली है एक ही पार्टी, जिसका नाम है कांग्रेस। अब इसमें कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं, जो कुछ भी है। और अब जिस तरह से नतीजे अब आते हैं, 2022 के हमने देखे थे, हम हरियाणा ने तो साबित ही कर दिया। देखिए कि सब कुछ इतना होते हुए एकदम जो नतीजे हैं वो विपरीत आते हैं। क्यों आते हैं, किस लिए, कैसा हो गया? अब एक शक तो पैदा हो ही जाता है। खैर, ये मामला अलग है, हम अपने मुद्दे पर ही आते हैं। तो ये 6 दौर जो है, 6 चरण जो हैं भारतीय राजनीति के गुजरे हैं। 2 दशक पहले 47 से 67 छोड़ दीजिए, फिर आ जाओ 52 से 64, और 64 से 69, 69 से 75, और फिर 77 से 80, और 80 ऑनवर्ड से लेकर अब आप देखो तो ये सारा चल रहा है। और इसमें अलग अलग पार्टियां आई। अब आगे हम बात इसके बाद करें। दर्शकों, मेरा जाती तौर पर मानना यह है कि हमें एक जो है तुलनात्मक अध्ययन करना है। हमारा फेथ किस में है, हम किसको मानते हैं, किस धर्म को मानते हैं, किस ईश्वर को, किस आराध्य को जानते हैं, ये हमारा बहुत जाती मान, उसी को ही मान, कोई बदलने की जरूरत। लेकिन देश सबका है, मेरे परिवार का भी, आपके परिवार का भी, किसी और के परिवार का, मेरा भी और अन्यों का। कह दो कि ये गलत कह रहा हूं मैं कि मेरा देश मेरा है और दूसरे का नहीं है। जो मेरा पड़ोसी रह रहा है वो नहीं कह सकता भारत मेरा है। या दूसरे किसी प्रांत का रहने वाले हरियाणा में आ जाए, वो ये नहीं कह सकते कि हम भारत में रह रहे हैं। कोई बिहार का इधर से आ जाए, या महाराष्ट्र का आ जाए, या कहीं से भी आ जाए, किसी भी देश का आ जाए, प्रदेश का आ जाए, तो हम इतने संकुचित और इतने कुंठित हो गए हैं कि हम वो बाहर से आए को भी बड़ी इकारत की निगाह से देखना शुरू कर दें। तो जब तक ये मानसिकता विद्यमान है तो समझ लेना कि राजनीतिक पार्टी कोई सी भी हो, कैसी भी हो, हमें कोई लेना देना जितना है वो यही है कि देश की राजनीति को समझना है। पार्टियों की राजनीति को समझोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि सब में, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो कोई पार्टी आती है वो वर्चस्व के लिए किसी तरह से उनका, तो अब लोगों के लिए कितना हित के लिए उन्होंने कार्य किया, कितना उन्होंने किया है, कितनी पॉलिसीज, कितनी योजनाएं बनाई हैं, ये सोचने वाली बात है। और मैं अपनी ये बात कहते हुए आज का एपिसोड यहीं समाप्त करता हूं कि राजनीति से परहेज करना खुद को धोखा देना है। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।